नाउ लेट्स सी सेक्शन 46 एंड 47। अब ये दोनों सेक्शंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स। तो इससे होता क्या है, देखो आप पहले समझ लो लॉजिक। कैपिटल गेन किसके ऊपर आता है, कैपिटल गेन आता है ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, है ना। ट्रांसफर होना चाहिए और वो भी किस चीज का होना चाहिए, कैपिटल एसेट का होना चाहिए। तो अगर ट्रांसफर, जो कि डेफिनेशन कहां पर है, सेक्शन 247 के अंदर इसका डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था। अब इसमें एग्जेम्पशंस है जो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं अंडर सेक्शन 46 एंड 47। सॉरी। तो ये दो सेक्शंस जो अपन देखेंगे 46(1) एंड 47। 47 में लंबा लिस्ट, अराउंड 30-35 केसेस अपन देखेंगे जहां पे एक ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर बोला गया है। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कहने का मतलब कि अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे का मतलब यह है कि ये एग्जेम्प्ट है ना। अगर इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे मींस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, करेक्ट। तो इसके अंदर अपन दो तरह की लिस्ट्स देखेंगे। एक लिस्ट ऐसी देखेंगे जहां पे एक एसेट है और एक पर्सन ने उसको दूसरे को ट्रांसफर किया है, और इस ट्रांसफर को, इस एसेट के ट्रांसफर को, वन एसेट टू अनदर पर्सन, पर्सन 1 टू पर्सन 2, इसको बोला है दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, नॉट अ ट्रांसफर। ये एक तरह के केसेस आएंगे। दूसरे केसेस ऐसे होंगे कि जहां पर असेसी सेम है, असेसी बेचारा वही है, एक एसेट था उसके पास, एसेट 1 विच गॉट कन्वर्टेड इनटू एसेट 2। जैसे मैं असेसी हूं, मेरे पास एक एसेट है जैसे कि शेयर्स ऑफ कंपनी। अब ये शेयर्स एक कंपनी के हैं, जो कंपनी दूसरी कंपनी से अमालगमेट हो गई, तो मेरे ये शेयर्स कैंसिल हो गए और मेरे को दूसरी कंपनी से शेयर्स मिले। तो असेसी मैं हूं अकेला, एक एसेट खत्म हो गया, उसकी जगह मेरे को दूसरा एसेट मिला, तो ये भी तो ट्रांसफर होता है ना, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। मैंने एक एसेट आपको दे दिया, आपसे दूसरा एसेट ले लिया। तो ये जो ट्रांसफर्स है इनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो समझ में आ रहा है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जेम्पशंस। एक जिसमें एसेट सेम है, एक ने दूसरे को दिया तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, असेसी चेंज हो रहा है। और दूसरा है जहां असेसी सेम है, उसके हाथ में एसेट चेंज हो रहा है, तो उसको भी अपन एग्जेम्पशन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के ट्रांजैक्शंस। नाउ द पॉइंट इज कि पहला वाला लेते हैं, पर्सन 1। ये कॉमन लॉजिक्स में आपको समझा दे रहा हूं, फिर अपन पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगे पॉइंट्स। पर्सन 1 है, इसने ये एसेट है जो भी है वो खरीदा था, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल 10 lakhs, और उसका परचेज है मान लो कि 1 जनवरी 2005 को। इसने ये एसेट दूसरे को दे दिया, मान लो एज अ गिफ्ट, पर्सन 2 को दे दिया। और लॉ ने कहा, सेक्शन 47 ने कहा कि गिफ्ट ट्रांसफर नहीं मानेंगे, गिफ्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। तो फिर ये पर्सन 2 के हाथ में एसेट आ गया, इसको हमने ट्रांसफर नहीं माना, यानी कि ये एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47 हो गया। तो फिर ये पर्सन 2 के हाथ में आ गया है। अब ये पर्सन 2 आगे चल के इसको बेचेगा तो उसके हाथ में तो कैपिटल गेन अपन निकालेंगे, है ना। तो बिल्कुल ये टैक्सेबल है। तो ये कैपिटल गेन निकालने के लिए दो सवाल पैदा होंगे पर्सन 2 के हाथ में।
सेल कंसिडरेशन जो है वो तो अपने को मालूम रहेगा बिकॉज ही हैज सोल्ड द एसेट, सो वी नो एट व्हाट सेल कंसिडरेशन ही हैज सोल्ड. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस पर्सन. इस आदमी का कॉस्ट क्या है, ये पहला सवाल पैदा होगा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. And number 2, what is his period of holding of the asset. Period of holding क्या लेंगे, जब से उसको गिफ्ट में मिला वहां से लेंगे, यानी गिफ्ट मिला यहां से लेंगे. हाँ, और कॉस्ट क्या लेंगे, गिफ्ट मिला तो कॉस्ट 0 होना चाहिए. तो ये 2 सवाल यहां पैदा होंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग. सिमिलरली जहां एसेट ही सेम होता है और एसेट 1 एसेट 2 में कन्वर्ट हो जाता है, एसेट चेंज हो जाता है, तो सेकेंड एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या. तो सवाल ये 2 ही रहेंगे अभी अपन पूरे ये लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स जो देखेंगे 46 एंड 47 जब तक कंप्लीट नहीं होता, यही 2 सवाल बार बार आपको पूछे जाएंगे. यानी मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग. तो इसमें एग्जामिशन का सेक्शन तो 46 या 47 है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए सेक्शन 49 होता है एंड 55 होता है. 2 सेक्शंस वहां लगेंगे, तो कभी 55 कभी 49 लगते रहेंगे. और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 242A. अभी 242A जो है दिस इज डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना वो डिफाइन किया गया है. तो ये एक्सप्लेनेशन हमको देखना पड़ेगा फॉर पीरियड ऑफ होल्डिंग. कॉस्ट के लिए 49 या 55 देखना पड़ेगा जो कि डिफाइन करेंगे इसका कॉस्ट, तो इसको डीम्ड कॉस्ट कहते हैं. तो जहां पर भी ये एग्जेम्पशंस आते हैं 46 या 47 के, तो फिर सेकेंड पर्सन के हाथ में कॉस्ट जो है वो डीमिंग फिक्शन पे लिया जाता है. कभी लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, कभी और कुछ, कभी और कुछ. तो ये अपने को स्टडी करना है. व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग. ये अपने को पता चल गया तो फिर अपन कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, है ना. तो समझ में आए क्या क्या देखना है अपने को. एक तो ये ट्रांसफर एग्जेम्प्ट है क्या वो चेक करना है. अगर ये एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, यहां कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. लेकिन जब ये पर्सन बेचेगा तो कैपिटल गेन आएगा, तो उसके हाथ में कैपिटल गेन निकालने के लिए कॉस्ट एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना है ये भी अपने को निकालना पड़ेगा. तो ये जो अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं अभी, ये कोई एक सेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है. लॉट ऑफ सेक्शंस विल अप्लाई साइमल्टेनियसली. एग्जेम्पशन के लिए 46 47 या तो 46 या 47, और फिर अगले आदमी के लिए 49 55 फॉर कॉस्ट, या फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 242A. रेडी फॉर दी कैलकुलेशंस. वेरी गुड. तो चलो शुरू करते हैं अपन. तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन काइंड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन. कितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन काइंड. एसेट इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. क्या, एसेट इन काइंड. कौन, कंपनी. किसको, अपने शेयर होल्डर को. कब कब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑन लिक्विडेशन. यानी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, और लिक्विडेशन में क्या होता है कि 2 ऑप्शंस होते हैं. या तो जो लिक्विडेशन में 2 ऑप्शन होते हैं कि जो तुम्हारा, कौन कहते हैं उसको, लिक्विडेटर. लिक्विडेटर जो होता है या तो वो एसेट को बेचे, सेल ऑफ एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू शेयर होल्डर्स. ये नॉर्मल ऑप्शन होता है कि अपन सारे एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे और फिर जो कैश आएगा वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
या फिर तुम्हारे क्रेडिटर्स वगैरह को पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाद में शेयर होल्डर्स को होता है। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये सेल ऑफ एसेट है, ठीक है, लिक्विडेशन के अंदर है, नो प्रॉब्लम, लिक्विडेशन के अंदर है, लेकिन सेल तो हुआ ना, सेल हुआ तो क्या इस पे कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा? विल कैपिटल गेन अराइज एंड विल इट बी चार्जेबल टू टैक्स? आंसर इज यस, यस, दिस इज टैक्सेबल। कैपिटल गेन arises and chargeable to tax। ठीक है, तो ये सेल है, सेल है तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा और टैक्सेबल भी हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर अपन एसेट को बेचते नहीं, अपन क्या करेंगे, एसेट को उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन काइंड। एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, किसको, सवाल आया किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एक अपने जो क्रेडिटर्स है और एक अपने जो शेयर होल्डर्स है। तो अगर ये एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड जो है वो आपने क्रेडिटर्स को किया है, टू क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स वगैरह, या फिर आपने इसको शेयर होल्डर को किया है, तो पहला केस है कि अगर आपने इसको क्रेडिटर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उस पे भी कैपिटल गेन अराइज होगा एंड इट विल बी टैक्सेबल। ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। तो यहां सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, हमने तो एसेट दे दिया भैया, एक क्रेडिट, यानी कैसे देखो, एक मनी लेंडर था, 40 लाख रुपए थे उसके और इंटरेस्ट मिला के 50 लाख थे। अपने को उसको 50 लाख देने का था, तो हमने कहा यार देख पैसे नहीं है, यानी कैश नहीं है, एक ज़मीन पड़ी है अपने पास, लेके जाता क्या, उसको कहा दे दो मेरे को ज़मीन। तो हमने वो ज़मीन उसको दे दी और उसका जो 50 लाख का ड्यू था वो कैंसिल कर दिया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये लैंड जो हमने उस क्रेडिटर को, उस मनी लेंडर को दे दिया और उसका 50 लाख कैंसिल किया, क्या ये टैक्सेबल है? क्या इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा? तो आंसर है यस। और सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे लैंड का? लैंड का सेल कंसिडरेशन होगा जो अमाउंट हमने सेट ऑफ किया है उस क्रेडिटर के अकाउंट में, यानी कि 50 लाख। तो 50 lakhs विल बी माई सेल कंसिडरेशन, लेस जो भी कॉस्ट वॉस है माइनस करो, कैपिटल गेन अराइजेज एंड इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड भी टैक्सेबल है, याद रखो टैक्सेबल है, अगर वो किसको किया तो क्रेडिटर्स को किया तो, और अगर शेयर होल्डर्स को करेंगे तो देन दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। तो यहां एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट कहता है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो एसेट इन काइंड, वो चलेगा, उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। और वही अगर आप बेचोगे और कैश फिर शेयर होल्डर्स को दोगे तो वो टैक्सेबल है। तो लिक्विडेटर ने क्या करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग, कि एसेट को बेचना नहीं चाहिए, ही शुड डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स इन काइंड टू देयर शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकली फीजिबल हुए तो हो नहीं सकता ना। जैसे एक बिल्डिंग है हमारे पास कंपनी के पास, और एक शेयर, बिल्डिंग का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख है और एक शेयर होल्डर है उसको भी 50 लाख के आसपास ही देना है, मैचिंग हो रहा है तो दे डालो उसको। लेकिन हर शेयर होल्डर का मैचिंग तो नहीं होगा ना एसेट्स के साथ। कोई शेयर होल्डर है जिसको सिर्फ 200 रुपये देने का है, हम उसको क्या देंगे, हमारे पास 200 रुपये का कोई एसेट ही नहीं है। फिर किसी को 400 रुपये देना है, तो ऐसे एग्जैक्ट एसेट्स अपने पास थोड़ी है कि सबको एक एक बांट दे, तो फिर लिक्विडेटर को मार्केट में बेचना पड़ता है। सो इफ ही सेल्स द एसेट इन द मार्केट देन इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। बट इन सम केसेस, इन फ्यू केसेस, इट वुड बी पॉसिबल प्रैक्टिकली टू डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स। अगर एसेट का वैल्यू और वो शेयर होल्डर का वैल्यू मैच हो रहा है, उसको दे डालने का। तो इस तरह से क्या होगा कि अपन टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एज यू कैन सी देयर विल बी नो कैपिटल गेन, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। आया समझ में? प्रैक्टिकली पूरा समझ में आया? वेरी गुड। फिर वापस आओ, तो वही यहां पे लिखा है, देखो एक कंपनी है
जैसे बिरला पार्सन्स लिमिटेड, ये एक पुराना केस था इसलिए मैंने एग्जांपल में लिया है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल केस है। कंपनी लिक्विडेशन में गई और लिक्विडेशन में उन्होंने अपने एसेट्स, विच कैन बी एनी एसेट, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी जो भी है, वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड। किसको दिया? शेयर होल्डर को दिया। तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। आया समझ में? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां आगे पढ़ने के पहले एक पॉइंट आपको समझा दूं, ये इतना आसान केस नहीं है। देखो अभी इसको आगे चलते हैं, लॉजिक समझते जाते हैं। ये कंपनी है जो लिक्विडेशन में गई, कंपनी इन लिक्विडेशन, ओके। तो यहां पे इस कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं। तो एक शेयर होल्डर लेते हैं अपन, शेयर होल्डर मिस्टर एक्स। ये शेयर होल्डर ने कुछ शेयर्स कंपनी के खरीदे थे, 20,000 शेयर्स उसके पास थे ऑफ दिस कंपनी, विच ही हैड बॉट फॉर ₹7 lakhs, 7 लाख रुपए में परचेज किए थे। बहुत अच्छी बात। अब हुआ ये कि कंपनी लिक्विडेशन में गई। कंपनी लिक्विडेशन में गई तो ये कंपनी के पास एसेट्स है। अब या तो इसको बेच दिया जाए और कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर एज सच, या तो कैश में कन्वर्ट करके या एज सच अपन इस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। सभी शेयर होल्डर को जाएंगे तो इस शेयर होल्डर को भी जाएगा। तो मान लो अपने सेल किया तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। यहां पे कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एसेट इन काइंड देंगे तो ये एसेट पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। लेकिन ये कैश या ये काइंड में हमने किसको दिया? शेयर होल्डर को दिया। तो शेयर होल्डर को दिया तो शेयर होल्डर के शेयर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि लिक्विडेशन चालू है। तो लिक्विडेशन में मिस्टर एक्स के जो शेयर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और वो कैंसिलेशन के बदले में कंपनी से उसको या तो एसेट्स मिलेंगे या कैश मिलेगा। तो ये एक तरह का ट्रांसफर हुआ ना, किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। शेयर होल्डर के हाथ में ट्रांसफर हुआ ना। शेयर्स का कैंसिल होना, शेयर्स विल बी कैंसिल अगेंस्ट रिसीट of some kind of consideration, या तो kind या cash. So this cancellation is a transfer. अब बताओ कि ये ट्रांसफर टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? ये ट्रांसफर जो है ये टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2। 46(2) कहता है कि ये ट्रांसफर टैक्सेबल होगा। ओके, दिस ट्रांसफर इज टैक्सेबल। और ये टैक्सेबिलिटी के लिए अब कुछ पॉइंट समझ लो। हाँ, ये टैक्सेबिलिटी के लिए कंसिडरेशन क्या लेंगे? सवाल पैदा हुआ, व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? कॉस्ट तो देखो अपने को मालूम है 7 लाख, 20,000 शेयर्स हमने लिए थे कितने में? 7 लाख में। तो कॉस्ट अपने को मालूम है। सवाल पैदा हुआ कि व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स। तो यहां 46(2) में लिखा है कि सेल कंसिडरेशन विल बी, अगर एसेट मिला है, सॉरी, हाँ, अगर कंसिडरेशन काइंड में मिला है, देखो एसेट एज सच, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी इसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो लेंगे। और अगर कैश में आया है तो अमाउंट विच इज रिसीव्ड। और दोनों में मिला है, कुछ इसमें कुछ इसमें, तो दोनों का टोटल, तो ये टोटल लेंगे। ठीक है, तो देखो इधर टैक्सेबल बोला है। अब सवाल आया कि सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो सेल कंसिडरेशन के लिए बोला गया है एफएमवी प्लस कैश जो भी आया है, लेस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C।
डीम डिविडेंड ऑफ 222C यहां से माइनस करो और जो बैलेंस आएगा वो रहेगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। तो सेल कंसिडरेशन आ गया, कॉस्ट आपको मालूम है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द कैपिटल गेन। तो ये सेल कंसिडरेशन, ये कॉस्ट मालूम है, डिफरेंस विल बी कैपिटल गेन, लॉन्ग शॉर्ट एज ए केस में भी, और अगर लॉन्ग है तो इंडेक्सेशन देंगे। आए समझ में? क्या करने का है फिर से देखो, ये शेयर होल्डर है, उसके पास शेयर है कंपनी के जो उसने खरीदे हुए हैं, कंपनी लिक्विडेशन में गई, कंपनी लिक्विडेशन में गई तो या तो कंपनी से इसको एसेट इन काइंड मिलेगा या कैश मिलेगा या दोनों मिलेंगे पार्ट पार्ट। जो भी मिला है उसको लो, फेयर मार्केट वैल्यू है तो फेयर मार्केट वैल्यू लो, काइंड में है तो फेयर मार्केट वैल्यू लो, कैश है तो कैश लो, दोनों है तो दोनों का टोटल ले लो। उसमें से माइनस करो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C का डीम डिविडेंड माइनस करो और जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। ओके, तो अब सवाल ये आया, आप पूछोगे कि सर ये डीम डिविडेंड क्या है 222C का? आया ना सवाल? यहां तक लिखे? नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो, मैं आगे चलता हूं, आपको समझाता हूं व्हाट इज 222C। तो चलो चलते हैं। ये देखो एक कंपनी है फिर से विच इज इन लिक्विडेशन। अब इस कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट जब बनेगा तो इसके पास कैपिटल होगा, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे जिसमें रिजर्व्स, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस अगर है तो वो सब आएंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। शेयर प्रीमियम उसमें नहीं आता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना जो हमने बिजनेस में कमाए हुए प्रॉफिट्स है, जो अर्नड प्रॉफिट्स है और जो अपन ने यहां पे रखे हुए हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो होंगे। फिर लोन्स एंड लाइबिलिटीज भी होंगी जिसमें डिबेंचर्स आ गए, ये सब आ गए, जो लोन्स अपन ने लिया वो, और जो करंट लाइबिलिटीज वगैरह है, क्रेडिटर्स वगैरह, वो सब रहेंगे। और यहां पे अपने पास है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सारे एसेट्स जिसमें कैश भी होता है। तो सबसे पहले अपन जो एसेट्स है उसमें से पेमेंट किसको करेंगे? सबसे पहले अपन लोन वालों को पेमेंट कर देंगे, तो लोन लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगी, इसको जीरो कर देंगे पे करके, तो ये खत्म हो गए। अब जो एसेट्स बचे हैं और इधर क्या बचा है तुम्हारे पास? कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचा है। तो ये एसेट फिर अपन ये शेयर होल्डर्स को बांट देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी किसको ही जाएगा? शेयर होल्डर को ही जाएगा ना। तो फिर जो एसेट्स है वो अपन इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, द शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो उनका शेयर है उनको चले जाएगा। सो बैलेंस विल गो टू द शेयर होल्डर्स, है ना। इनको पेमेंट करके उनको नक्की कर देंगे, फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि जो एसेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैश या काइंड, किसको? शेयर होल्डर्स को, विल बी डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक के, ये देखो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन टोटल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है ना, तो टोटल में से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या मानेंगे अपन? डीम्ड डिविडेंड। इसको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। इसका लॉजिक क्या है देखो मैं आपको बताता हूं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीम्ड डिविडेंड। 222 का लॉजिक आपको मालूम होगा, लॉजिक फिर भी समझा देता हूं कि अपन क्या करेंगे डिविडेंड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है कि एक तो कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलता बिजनेस हेड में, और दूसरी बात डिविडेंड पे टैक्स लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करेंगे कि कंपनी बनाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट को कभी डिविडेंड नहीं देंगे, 1 रुपए का डिविडेंड पे आउट नहीं करेंगे, विल जस्ट कीप एक्यूमुलेटिंग द प्रॉफिट्स, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, और फिर एक दिन कंपनी को बंद कर देंगे। बंद करके ये पूरा पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देंगी। तो वो जो पैसा बांट देंगे उसमें रिजर्व भी तो है ना जो बटेगा। ये रिजर्व वही है जो प्रॉफिट्स है तुम्हारे पुराने, जिसको तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया टू सेव टैक्स,
और फिर बोलोगे ये तो भैया कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट कहता है रुको रुको रुको, तुम्हारी इंटेंशन सही नहीं दिख रहा है। तुमने जो प्रॉफिट कमाया उसको डिविडेंड बांटा नहीं, ये बोल करके कि हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट करो, लेकिन अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बट रहा है शेयर होल्डर्स को, तो अब हम इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। ये गवर्नमेंट का कहना है, इसको क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। तो ये टोटल जो पैसा हम बांट रहे हैं उसमें ये जो पैसा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो पैसा है जो बट रहा है, इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी। तो क्लॉज सी क्या कहता है, एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स whether capitalized or not। तो इसको क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड। तो ये जो डीम डिविडेंड बना, इस पे अब टैक्स कौन पे करेगा, इस पे टैक्स पे करेगा कंपनी। कंपनी हैज टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115 ओ। 115 ओ करके एक सेक्शन है जो बाद में अपन स्टडी करेंगे, उसमें कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना है विद सरचार्ज एंड सेस। और ये पैसा फिर शेयर होल्डर के हाथ में क्या रहेगा, टैक्सेबल के एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 1034। तो कंपनी पे कर देगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और फिर शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट रहेगा 1034 के अंदर। एक बार टैक्स करो, डीडीटी पे हो गया, फिर शेयर होल्डर के हाथ में क्या रहता है, एग्जेम्प्ट। आया समझ में? तो मान लो कि अपन ने टोटल इनको 300 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लो कि 120 था, तो 120 को अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। और बाकी जो है अभी बचा हुआ 300 में से 120 डीम्ड डिविडेंड हो गया, तो बचा कितना, 180। 180 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो माना जाएगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। तो देखो सेल कंसिडरेशन 46(2) में कैसे आएगा, सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 300, उसमें से लेस कर दो 222C का डीम डिविडेंड यानी 120, तो वो माइनस कर दो। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इज 300, उसमें से 120 जो डीम डिविडेंड है वो माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा 180 वो रहेगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। और इसमें से फिर कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस करके जो भी कॉस्ट है माइनस करके बैलेंस विल बी कैपिटल गेन, लॉन्ग शॉर्ट एज द केस मे बी। आया समझ में लॉजिक? तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे, अगर है तो उतना क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड। और इस पे 120 जो डीम डिविडेंड माना, इस पे टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी करेगी। और जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी इसके अंदर ये है कि ये 120 जो अपन ने लिखा वो तो मैंने अभी ब्रॉड वो में लिख दिया है, लेकिन इस पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है कंपनी एक्चुअल में उसका भी प्रोविजन करेंगी। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि कंपनी क्या करेगी कि 120 तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विच इज डीम टू बी डिविडेंड, प्लस उस पे जो डीडीटी आएगा उसका भी प्रोविजन बनाएंगी। और वो प्रोविजन मान लो कि 15 रुपए डीडीटी आ रहा है, मान के चलो, या 20 रुपए चल लो, ले लो, तो 140 रुपए कंपनी हटा देंगी और इनको फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, 140 गए मान लो, 20 लेता हूं सॉरी, 20 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन बना लिया, तो 120 और 20 हो गए 140, 140 हुआ तो यहाँ कितना बटा 160। तो दैट 160 will then be deemed to be the sale consideration in the hands of shareholders.
ये लिख के रखो लॉजिक। वैसे एक बार समझने के लिए रहता है, समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम कैसे करना वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। डन। सो नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दो आएंगे इसके अंदर, 46(1) एक है, 46(2) एक है। 46(1) कंपनी को अप्लाई होता है, जो कहता है कि अगर एसेट इन काइंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लिक्विडेशन पे तो उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है। किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। सो 46 सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू कंपनी एंड 46 सबसेक्शन 2 अप्लाइज टू शेयर होल्डर्स। तो 46(2) कहता है कि शेयर होल्डर को जो पैसा मिलेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल है कैपिटल गेन के अंदर, लेकिन जो पैसा मिलेगा उसमें से पहले अपन जो डीम डिविडेंड ट्रीट हो गया है जितना अमाउंट वो माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस है वो बनेगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। आया समझ में? वेरी गुड। तो वो यहां लिखा है देखो नोट में, any asset distributed by company to shareholder on liquidation is not regarded as transfer under 46(1). Hence, no capital gain will arise in the hands of company. However, distribution of accumulated profits by company on liquidation will be treated as deemed dividend under 222(c) and shall be chargeable to dividend distribution tax under section 115(o) in the hands of, लिख दो, in the hands of कंपनी। ठीक है, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है। एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 46(2). है ना, इसको ट्रांसफर मानेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इज अ ट्रांसफर। फिर फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेन, गेन कैसे निकालना है देखो, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे अपन, ये शेयर होल्डर के हाथ में है, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, लिख दो इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, नहीं तो आगे कंफ्यूज होंगे कि किसके हाथ में शेयर होल्डर के हाथ में। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे देखो, कैश अगर मिला है तो कैश, एसेट काइंड में मिला है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, और दोनों मिला है तो दोनों का टोटल, तो वो लेंगे कैश और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डीम डिविडेंड अंडर 222(c). ये आएगा सेल कंसिडरेशन। जो कैश मिला या जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स मिला वो लो, उसमें से डीम डिविडेंड जो है वो माइनस कर दो। एंड पीओएच में लिखा है कि शैल नॉट इंक्लूड, पीरियड ऑफ होल्डिंग में ये वही है, एक्सप्लेनेशन टू 242A। क्या लिखता है उसके अंदर, शैल नॉट इंक्लूड एनी पीरियड आफ्टर द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। यानी आपके शेयर्स का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे वो अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप लेंगे, फिर वाइंडिंग अप से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स तक का जो गैप है उसको हम पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है देखो, इसका भी मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि मिस्टर कौन थे, मुरली शेयर होल्डर, इन्होंने शेयर्स खरीदे थे, शेयर्स एक्वायर्ड थे इनके ऑन 1/6/2010। फिर कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हुआ 1 नवंबर 2014 को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स वो हुआ 10/11/17 को। 2-3 साल लग गए वाइंडिंग अप के अंदर। तो तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स कहां से कहां तक गिना जाएगा, तुम्हारा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स है वो गिना जाएगा 1/6/2010 से लेकर के कहां तक, कहां तक, कहां तक, कहां तक, कहां तक, ओनली अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। दिस इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसके बाद का जो ये समय है
ये अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रहेगा, इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ इतने को इंक्लूड करना है, अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। फिर बाद में समय लगता है डिस्ट्रीब्यूशन में, साल 2 साल निकल जाते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है कि व्हेन द एसेट रिसीव्ड इन काइंड इज ट्रांसफर्ड, एसेट रिसीव्ड इन काइंड इज ट्रांसफर्ड, तो इसको मैं बाद में लेता हूं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को अभी छोड़ दो आप, विल कम बैक, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएंगे एक साथ। पहला अपन ये देखो इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट जब अभी तक देखा उतना सॉल्व करते हैं। मिस कैटरीना has was holding 10,000 equity shares of Akshay Company Private Limited, acquired on 25th May 2006 for 1,20,000। ओके, इतने शेयर्स उसके पास है, 10,000 इक्विटी शेयर्स of Akshay Company Private Limited. The company went into liquidation on 31/7/2018। ओके, तो ये उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा 25 मई 2006 से लेकर के 31/7/2018, the day when the company goes into liquidation. The following is a financial position as on 31st of, और प्राइवेट कंपनी है, देखो प्राइवेट कंपनी यानी कि अनलिस्टेड, private companies are always unlisted, so period of holding will be seen of 24 months. Okay, 24 months period of holding for unlisted shares. Okay, फिर आगे देखते हैं, the following is the financial position of the company as on 31st of July 2018. इक्विटी शेयर्स दिए हैं कंपनी के, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ये जो है एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो डीडीटी का प्रोविजन तो बन चुका है, तो अब ये जो रिजर्व्स है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अपन क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखो उससे ज़्यादा है क्या, यस। तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 40 लाख, यानी वैसे तो अपन ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसमें जो 40 लाख है उसको अपन क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड 222 क्लॉज सी, इसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। गुड। फिर एसेट्स में एग्रीकल्चरल लैंड है एंड कैश एट बैंक। ठीक है, अब ये भी एग्रीकल्चर लैंड जो दिया है ये तो बुक वैल्यू दिया है, फिर अपन देखेंगे उसका मार्केट वैल्यू क्या है। फिर लिखा है द एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्जिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर, ऑब्वियसली the fair market value of which on 31st July 18 was 60 lakhs। ये देखो ये जो एसेट्स वगैरह है जो डिस्ट्रीब्यूट हुए उसका वैल्यू 60 lakhs है। The agricultural land received above was sold by Katrina on 28/2/19 for 7,40,000 per acre। अब यहाँ पर कुछ assumptions अपने को लिखना पड़ेगा। हाँ, let's take a few assumptions, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, एक तो पहले कुछ करेक्शन भी मेरे को दिख रहा है, ये 10,000 इक्विटी शेयर को आप 1,000 इक्विटी शेयर कर दो, एक जीरो उसमें से काट दो, क्योंकि टोटल कंपनी के 6,000 इक्विटी शेयर्स, कि ये गलत दिख रहा है मेरे को। 60,000 इंटू 10 होना चाहिए ना, 6 लाख है, तो ये एक्चुअली 60,000 होना चाहिए, तो इसको आप 10,000 ही रहने दो, ये करेक्ट है, और इसको 60,000 कर दो। ओके, तो 60,000 में से 10,000 शेयर्स कैटरीना के पास है, यानी कितना हो गया, 1/6। सो शी इज होल्डिंग 1/6 ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी।
परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 16.67% शेयर्स उसके पास। ग्रेट, तो वो एक पॉइंट डिस्कस हो गया। ओके, तो इससे क्या अपने को मतलब आएगा, 1/6 का मतलब है कि ये जो जनरल रिजर्व है इसका 1/6 जो उसको मिलेगा उसको भी अपन क्या मानेंगे, उसको अपन मानेंगे डीम डिविडेंड। 222C डीम डिविडेंड माना जाएगा, हर शेयर ऑफ डीम डिविडेंड। और दूसरी काम आपका रो के ये जो एग्रीकल्चरल लैंड दिया है ना, इसको लिख दो आप कितना लिखोगे, 10 एकर्स, टोटल 10 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड था। तो अगर ये टोटल 10 एकर्स है तो उसको, अच्छा एक काम करो, इसको 6 एकर्स कर दो फॉर सिंप्लिसिटी। 6 एकड़, तो 6 एकड़ कर देंगे तो उसको 1 एकड़ मिल जाएगा। 1 एकड़ इज हर्स, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो 6 एकर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल शेयर होल्डर्स एंड हर शेयर इज 1/6, सो शी विल रिसीव 1/6 ऑफ 6 एकर्स इन ए 1 एकड़। तो कैटरीना को 1 एकड़ मिलेगा। गुड, बस ये 2-3 पॉइंट है। नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, तो वहां लिख दो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड by company on liquidation is not regarded as transfer as per section 46(1). Hence, no capital gain will arise. ओके, तो कंपनी टू टोटल एग्जेम्प्ट है, इस पे 1 मार्क का वेटेज रहेगा। फिर उसके बाद कैटरीना के हाथ में कैपिटल गेन कितना आएगा देखो, तो उसमें पहले नंबर पे है कंप्यूटेशन ऑफ डीम डिविडेंड। पहले डीम डिविडेंड निकालेंगे, क्योंकि वो डीम डिविडेंड फिर अपन जो उसको शेयर मिला है पैसा या एसेट उसमें से माइनस करेंगे तो अपने को नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा, राइट। तो डीम डिविडेंड टोटल कितना था तुम्हारा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बेसिकली 40 लाख थे शायद, है ना। तो 40 लाख में से कैटरीना का शेयर जो है वो 1/6 है, 40% गलत लिखा है, 1/6। तो 1/6 कितना आएगा, 40 लाख डिवाइड बाई 6 is 6,66,667। ये कैटरीना का शेयर आ गया। फिर देखो जो कैपिटल गेन अपन निकालेंगे ऑन शेयर्स वो कैसे निकालेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ दिख रहा था मेरे को, फिर भी एक बार चेक कर लो। उसने खरीदे थे 25/5/2006, 25/5/2006 से लेकर के 31/7/18, 25/5/6 to 31/7/18, मोर देन 24 मंथ्स, क्योंकि अनलिस्टेड है, therefore लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर सेल कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, जो लैंड उसको मिला इन काइंड उसका फेयर मार्केट वैल्यू प्लस जो कैश मिला वो भी लेंगे। तो लैंड जो मिला है उसको वो कितना मिला है देखो, फेयर मार्केट 60 लाख का लैंड था टोटल, 6 एकड़ है, 1 एकड़ का 10 लाख जो उसको मिला है, प्लस जो कैश मिला है। अब देखो आप कैश कितना मिला उसको, ये कैश एट बैंक था इतना 32,14,300, इसमें से डिविडेंड का इतना पेमेंट हो जाएगा, करो माइनस, 32,14,305 में से 8,14,305 ये चले गया तो 24 लाख बचेगा। 24 लाख में से डिवाइड बाई 6, क्योंकि उसका 1/6 है,
तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो आएगा 4 लाख। तो 4 लाख रुपए उसको कैश भी मिला है, तो प्लस 4 lakhs। ओके, तो ये आ जाएगा 14 लाख। उसमें से डीम डिविडेंड 6,66,667 जो है वो माइनस हो जाएगा। वो माइनस होके नेट सेल कंसिडरेशन बचेगा 7,33,333। इसमें से फिर अपन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 112A लगने वाला नहीं है। तो देखो, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो कॉस्ट उसका कितना दिया था 1,20,000 और 25 5 6 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 5 6 का इंडेक्स है 117। तो देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 117 मल्टीप्लाइड बाई 280 is 28,717,9.48, यानी 2,87,179। इसको लेस कर देंगे तो बचेगा 44615 या 4 कर दो, चलो 446,154 का आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये पहलू को और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, शायद ना समझ में आए पहली बार में। तो लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। ये कंपनी है, इसके पास कैपिटल है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ठीक है, ये प्रॉफिट्स में से सबसे पहले अपन डिविडेंड टैक्स का प्रोविजन बना लेंगे, उसको अलग कर देंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट, एक बार पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर डिविडेंड भरने का, टैक्स भरने का पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि इसमें से ऑलरेडी अगर नहीं है तो अपन पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन बना करके पैसे को अलग कर देंगे, फिर बचेगा बैलेंस, और ये कैपिटल का बैलेंस। ये दोनों जो बैलेंस है ये अपन किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, शेयर होल्डर्स को। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश डिस्ट्रीब्यूट करे या एसेट इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कैश और एसेट इन काइंड, जो भी है। ये शेयर होल्डर के हाथ में कैश आया तो कैश का वैल्यू ले लेंगे, और एसेट इन काइंड आया तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के वो लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे, इसका टोटल लेंगे जो शेयर होल्डर को मिला, उसमें से ये प्रॉफिट का जो शेयर है उसका, ये प्रॉफिट क्योंकि डीम डिविडेंड माना जाएगा, ये बैलेंस जो बट रहा है। देखो दो चीज बट रही है, कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व्स जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डीम डिविडेंड, डीडी, अंडर सेक्शन 222C, जिसके ऊपर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भर दिया। So as company has already paid the dividend distribution tax, this amount received by the shareholder will be exempt. तो इसलिए ये अमाउंट का जो प्रोपोर्शन है वो यहां से अपन माइनस कर देंगे, तो लेस ये वाला जो है ये यहां से लेस हो जाएगा, लेस डीम डिविडेंड का उसका शेयर ऑफ कैटरीना, दैट शेयर होल्डर, आउट ऑफ दिस टोटल डीम डिविडेंड, वो माइनस करके फिर जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। आए समझ में? द बैलेंस वुड बी सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। फिर उसमें से अपन फिर नॉर्मल कैलकुलेशन,
फिर इसमें से आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट एज ए केस में भी माइनस करो, फिर आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज ए केस में भी। लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। आए समझ में? अब क्लियर हुआ पूरा? फाइनली दो चीज बच जाती है कंपनी के पास, कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको लेंगे अपन वहां, उसमें से फिर ये प्रॉफिट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डीम डिविडेंड है तो ये माइनस हो जाएगा। बैलेंस विल बी सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स, जिसके अंदर से अपन कैपिटल गेन निकालेंगे। तो ये 46(2) का कैलकुलेशन है, किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब ये लिख लिए, एक्सेलेंट। नहीं लिखे? पॉज करो, लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। अब लास्ट पॉइंट इसमें अपन समझते हैं कि ये कंपनी है, कंपनी के पास जमीन थी, लैंड था, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो कंपनी के हाथ में 12 लाख है, और ये कंपनी ने परचेज किया है, एक्वायर्ड ऑन 1695, पुराना जमीन है, 1695 का परचेज। ये जमीन इन्होंने इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक शेयर होल्डर को, ठीक है, एक शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसका नाम था कैटरीना। अब ये जमीन उसको मिल गई इन काइंड। तो अपन ने जब 46(2) में कैलकुलेशन किया, 46(2) के अंदर जब कैलकुलेशन किया अपन ने, कैपिटल गेन निकाला, तो यही जमीन का फेयर मार्केट वैल्यू जो यहां पे था, मान लो के 50 था, तो ये 50 अपन ने यहां कैपिटल गेन निकालने के लिए यूज किया है। 50 लेस डीम डिविडेंड, बैलेंस टैक्सेबल, करेक्ट। तो ये 50 जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो यहां ले लिया गया है, और उसमें से प्रॉफिट निकल चुका है, एंड इट हैज बीन चार्ज टू टैक्स, करेक्ट। तो सवाल ये पैदा होगा कि अब ये एसेट आ गया शेयर होल्डर के पास, ये एसेट यहां आ गया ना, तो एसेट अभी इसके पास, शेयर होल्डर के पास। ये शेयर होल्डर जब ये एसेट को बाद में बेचेगा, सोल्ड लेटर ऑन, जब ये एसेट को बेचा जाएगा तो सेल कंसिडरेशन तो अपने को मालूम रहेगा, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कॉस्ट क्या लोगे? तो यहां पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज 3 लगता है। क्या लगता है? सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज 3, और वो ये कहता है कि अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू, देखो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त का फेयर मार्केट वैल्यू आपने 46(2) में लिया होगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कंसिडरेशन, then this 50 which has been taken here will be its cost of acquisition. जो 50 को तुमने यहां कैपिटल गेन निकालने के लिए, सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए यूज किया था, पूरा 50 अपन ने नहीं लिया, 50 में से डीम डिविडेंड माइनस करके बैलेंस लिया, लेकिन 50 में से ही निकाला ना। तो अगर ये 50 यहां ले चुके हो तुम 46(2) में, तो फिर यही अमाउंट इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। आया समझ? तो अगर ये मान के चलो कि अपन ने 46(2) का कैलकुलेशन दिखाई नहीं, जिस साल कंपनी लिक्विडेट हुई और हमें एसेट मिला, हमने इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं शो किया, नथिंग। 46(2) तो कहता है कि भाई दिखाना पड़ेगा, लेकिन हर चीज दिखाने का तो लॉ में लिखा रहता है, अपन दिखा दे क्या? नहीं ना। टैक्स इवेजन किया अपन ने, मान लो यहां टैक्स इवेजन किया, ये अपन ने टैक्स भरा ही नहीं। तो अगर ये टैक्स हम नहीं भरेंगे, इधर 46(2) का कैपिटल गेन शो ही नहीं करेंगे, तो फिर ये एसेट जब बाद में बेचा जाएगा तो फिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो फिर वहां पे सेक्शन 49(1) लगता है। तो देखो 55(2)(b)(3) क्या कहता है
कि इफ FMV टेकन अंडर सेक्शन 46(2), then this FMV becomes a cost. Cost is equal to the FMV. ये पहला पॉइंट। तो अगर ये अपन ने देखो 46(2) में लिया है तो फिर 55 कहता है कि यही फेयर मार्केट वैल्यू उसका कॉस्ट माना जाएगा। और अगर ये नहीं लिया तो फिर तो नंबर 2 में लिखता हूं, इफ 46(2) नॉट डन, अगर 46(2) में कैलकुलेशन हमने किया ही नहीं है मान लो, तो फिर ये प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 12 लाख, प्रीवियस ओनर यानी कंपनी, अपन शेयर होल्डर, अपना प्रीवियस ओनर कंपनी, ये 12 लाख उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये कॉस्ट फिर यहां पे कॉस्ट माना जाएगा। This cost will then become the cost of acquisition in the hands of shareholder. And in that case, the period of holding for the shareholder will not be counted from the date of receipt of asset, but will be counted from the date of purchase by previous owner. अगर previous owner का cost ले रहे हो तो previous owner का जो period of holding है यहां से यहां तक, वो भी तुम्हारे period of holding में add हो जाएगा। हालांकि लिक्विडेशन मान लो 2014 में हुआ है, तो अगर ये तुम कॉस्ट 50 लेते हो तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 2014 से कैलकुलेट होगा, 14 से 17 या 18 या जो भी है। और अगर प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेते हो तो फिर यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा 95 से 2017। आए समझ? इसलिए मैंने वो पहले छोड़ा था, अपने आप में ये कॉम्प्लिकेशन है। फिर से समझाता हूं मैं, ये जरा बोर्ड पे अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज और रिफाइन करके बताता हूं, जाके तुम उसको याद रखो। ये तो लॉजिक समझाने के लिए बहुत सारी चीज बताई मैंने। ये कंपनी है, लिक्विडेशन हुआ, शेयर होल्डर को गया, ठीक है। अब सवाल आया कि इसका कॉस्ट क्या है। लैंड है यानी कि एक एसेट है, प्राइमरीली 2014 में गया, कंपनी ने एक्वायर किया था 2010 में और इसका कॉस्ट था मान लो कि 15 लाख, और जब ये गया तब उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 56 लाख, 56 lakhs. So now the question is, what is the cost? ठीक है, what is the cost and what is the period of holding? दो चीज का सवाल पैदा होता है हमेशा। ये पूरे प्रॉब्लम जो हम देखेंगे, स्टार्टिंग में बताया मैंने, दो सवाल पैदा होंगे, कॉस्ट एंड तुम्हारा पीओएच, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एग्जेम्प्ट है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो एक बात पहले वो समझो, देखो ये 15 लाख का इसका कॉस्ट है, 56 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू है जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन ये जो एप्रिसिएशन है लैंड की वैल्यू में, ये कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट है, टोटली एग्जेम्प्ट, क्योंकि इन काइंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो एग्जेम्प्ट। अगर ये मार्केट में बेचेंगे तो ये टैक्सेबल है, और अगर शेयर होल्डर को दे देंगे काइंड में तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो कंपनी डजंट पे दिस टैक्स ऑन दिस एप्रिसिएशन इन वैल्यू। लेकिन ये अमाउंट जो यहां एग्जेम्प्ट हुआ, क्या गवर्नमेंट उसको छोड़ देगा? नहीं, इसको कहीं ना कहीं तो टैक्स करेंगे। तो कहां करेंगे? देखो, पहला पॉइंट लेता हूं कि इफ 46(2) is done, यानी कैलकुलेशन अंडर 46(2) is done in the hands of shareholder, तो फिर क्या होगा कि जो शेयर्स पे हमने कैपिटल गेन निकाला होगा उसमें 56 को फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ा होगा, यानी पूरा 56 सेल कंसिडरेशन मान लिया जाता है। तो जब 56 सेल कंसिडरेशन मान रहे हैं तो उसका मतलब ही है कि ये वैल्यू एडिशन यहां टैक्स हो गया होगा, क्योंकि आपने 56 को इनकम पकड़ लिया ना। तो ये जो एप्रिसिएशन है कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट हुआ, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया। सीधी बात है ना, वहां टैक्सेबल हो गया। तो अगर 46(2) डन है and fair market value of 56 is taken, ये अगर ले चुके हैं अपन, फिर शेयर होल्डर के हाथ में कॉस्ट क्या लेंगे अपन? 56, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे अपन? 2014 ऑनवर्ड्स। 2014 में मिला
तो 2014 और उसी वक्त का 56 ले रहे, तो कॉस्ट 56 आ जाएगा, और 2014 से आगे जब भी वो बेचेगा दैट विल बी दी पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये एप्रिसिएशन अपन यहीं पर टैक्स कर चुके हैं 46(2) के अंदर। अब आगे का देखेंगे, 56 लाख के पहले का जो वैल्यू एडिशन है वो टैक्स हो गया, अब जो आगे का है वो देखो, तो कॉस्ट 56 पकड़ो और आगे का देखो। और नंबर 2 कि इफ 46(2) इज नॉट डन, यानी 46(2) में इनकम हमने शेयर होल्डर के हाथ में नहीं निकाले, यानी ये 56 को सेल कंसिडरेशन नहीं पकड़ा, उसमें से कैपिटल गेन नहीं निकाला, इसका मतलब कि ये वैल्यू एडिशन छूट गया है, ये कहीं टैक्स नहीं हुआ, तो अब इसको भी टैक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए अब बोला है कि इफ दिस इज द केस देन द कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर विल बी द कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, यानी कि 15 लाख। तो यहाँ 56 लाख था लेकिन यहाँ 15 लाख रहेगा, यानी कि ये कॉस्ट। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो एप्रिसिएशन है इसको भी अपन वहां टैक्स करेंगे, क्योंकि ये टैक्स हुआ नहीं अभी, तो इसको भी वहां टैक्स करो। कब? जब ये एसेट बेचेगा तब। और अगर 15 लाख आप लेते हो उसका कॉस्ट, तो फिर पीरियड भी कहां से लेना पड़ेगा? यहीं से लेना पड़ेगा, 2010 से। तो 2010 से लेंगे। तो यहां सेक्शन कौन सा लग रहा है? यहां सेक्शन लग रहा है 49(1) and this is explanation 1 clause B to 242A, explanation 1B to section 242A। और अगर ये लग गया है तो आप कॉस्ट 56 ले रहे, तो ये कहां ले रहे? इसमें कौन सा सेक्शन लग रहा है? सेक्शन 55(2)B(3). और ये एग्जेम्पशन कहाँ मिला तुमको? कंपनी ने लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको एग्जेम्पशन मिला 46(1) में। तो देखो कितने सेक्शंस लगा रहे आप एक साथ। 46(1) में एग्जेम्पशन कंपनी को, फिर 46(2) का कैलकुलेशन वो तो अपन देख चुके हैं अभी कैसे करना है। फिर उसके बाद ये लैंड का कॉस्ट क्या लेंगे, तो अगर ये 46(2) हो गया है तो 55(2)B(3) लगता है, कहता है कि कॉस्ट 56 लाख लो फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये नहीं लगा है तो फिर 55(2)B(3) नहीं लगेगा, और फिर 49(1) लग जाएगा, जो कहेगा कॉस्ट क्या लो प्रीवियस ओनर का 15 लाख। और अगर 15 लाख लोगे 49(1) लगा करके, तो एक्सप्लेनेशन 1B to 242 कहता है कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग में ऐड करके लेने का है। मजा आ रहा होगा आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉलिड है, टू गुड। जिसको ये सेक्शन समझ में आ गया वो मान लो कि इनकम टैक्स का कीड़ा हो गया, कीड़ा। अच्छा, सेक्शन वेक्शन चलो भूल जाने का, याद नहीं रखने का, ज़्यादा टेंशन नहीं देता मैं। बस ये दो बातें याद रखेंगे। 46(2) लगाऊंगा तो फिर लेंगे अपन एफएमवी, नहीं लगाऊंगा तो लेंगे कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, इतना याद रहेगा। वेरी गुड। और जब भी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेते हैं तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेंगे, याद रहेगा। वेरी गुड। तो कुछ सेक्शंस भूल जाने का लॉजिक कितने अच्छे समझ में आया था ना। जब से मैंने सेक्शन लिखे ना तो कंफ्यूजन हो गया, आप परेशान हो गए। तो सेक्शन को नहीं लिखने का, लॉजिक से समझने का। इसका कॉस्ट लेंगे तो इसका पीरियड भी यहां से लेंगे, और अगर 56 लाख कॉस्ट लेंगे तो 2014 से लेंगे। कितना सिंपल। चलो डन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर उसके बाद उसने जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसको मिला था वो बेच दिया, वो बेच दिया तो उस पर भी कैपिटल गेन आएगा। अब उसका जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे 31/7/18 से लेकर के उस दिन उसको मिला लिक्विडेशन पे, और फिर उसने बेचा। तो बेचा कब है? 28/2/19, 28/2/19 आ जाएगा। लेस देन 24 months, therefore short term capital asset। सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा उसने? 7,40,000 पर एकड़। तो एक ही तो एकड़ है उसके पास, she has got only 1 acre, तो 7,40,000 इधर आ जाएगा।
लेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होता है जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने लिया। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने लिया वो कितना लिया? 10 लाख। 6 एकड़ टोटल ज़मीन थी कंपनी के पास, उसमें 60 लाख का उसका वैल्यू था, यानी 1 एकड़ का 10 लाख। तो ये 10 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने यहाँ लिया है उसको बना देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। So therefore she will suffer short term capital loss of 2,60,000। आई समझे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उसको आ जाएगा 2,60,000। तो इस तरह से है सेक्शन 46। ओके, सिंपल है, 2 बार अच्छे से पढ़ के रखना है।